तो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यूएशन में है फ्राडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें फ्राडेज लॉज हमने पढ़ा, मोशनल ईएमएफ, एरिया चेंज होने से कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और आज देखेंगे अगर हम एंगल चेंज हो तो कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, रोटेशनल ईएमएफ। उसी पे बेस है एसी जनरेटर। तो मैं दोनों को प्रिंसिपल और एसी जनरेटर हम मिक्स एक साथ पढ़ा देते हैं, एक ही साथ इसको समझ जाइए और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, तो सबसे पहले बता दें कि जनरेटर एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा कोई भी दुनिया में डिवाइस नहीं है जो एनर्जी जनरेट कर दे। ये सिर्फ एक अल्टरनेटर होता है, डायनेमो होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसको एक्चुअली हम डायनेमो अल्टरनेटर कहते हैं, लेकिन हम जनरली हम इसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं एसी जनरेटर मार्केट में। लेकिन फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट हो ही नहीं सकता। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, नहीं, बल्कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये अब जरा देखिए, सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल की बात करें। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो एसी जनरेट होता है उसका प्रिंसिपल क्या है? तो एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन द फ्राडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या है कि इफ अ कॉइल रोटेट्स in a magnetic field, then flux linked with the coil changes, flux changes, thus induced EMF is produced। ये सिंपल सी बात है। तो क्या इसमें इफ अ कॉइल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर यूनिफॉर्म लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यूनिफॉर्म magnetic field, then flux linked with the coil changes, thus induced EMF is produced। अब जरा एक चीज देखिए, ये कोई भी एक, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ये देखिए, ये दोनों हाथ, ये दोनों ये हमारे मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अब जरा देखिए, अगर कॉइल ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। अगर कॉइल रोटेट होते जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये देखिए बिल्कुल घट के कम हो गया। या आप ये कहिए कि आपके तरफ इधर से बहुत सारे एरोज आ रहे हैं, कोई आपको तीर मार रहा है, आप बिल्कुल जंग के मैदान में हैं, तो आप जो ढाल है आप ऐसे पकड़ेंगे तो पूरे तीर आके ऐसे लगेंगे। लेकिन अगर आप घुमाएंगे जैसे ये, तो फिर जो है जो एरोज है वो बहुत ज्यादा से ज्यादा इधर आ जाएंगे, मैं आपकी बॉडी में लगेगा, इस कॉइल पे कम लगेगा। इट मींस अगर कोई भी बॉडी, अगर बहुत सारी तरह से एरोज आ रहे हैं और ऐसे ऐसे हम घुमाते रहे तो हर पॉइंट पे नंबर ऑफ एरोज चेंज होते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम होगा एरोज जो आएगा, और उसके बाद थोड़ा कम होगा, देखिए जीरो हो गया। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? तो इसी तरह से जब अगर मैग्नेट इधर है, हमारे ये हाथ है या ये मैग्नेट है, इधर से अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, दैट इज अ फ्लक्स है, तो अगर ये कॉइल चेंज होने लगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स
फील्ड लाइंस मैग्नेट से उतने ही निकल रहे हैं। अगर 1000 है तो 1000 ही निकलेगा, लेकिन कॉइल के घूमने की वजह से जो लिंक हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जो फ्लक्स, जो लाइंस ऑफ फोर्स, वो बदल लेगा। और जब चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस ईएमएफ, एंड दैट इज द करंट। इसी चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक रफ डायग्राम देख लीजिए। इनफैक्ट सबसे पहला होता है हमारा फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट पहला होता है। एक्चुअली फील्ड मैग्नेट जो होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है। फील्ड मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। अगर डायनेमो अगर लो वोल्टेज, लो मतलब स्मॉल कैटेगरी का है, तो उस कंडीशन में जो फील्ड मैग्नेट है वो हॉर्स शू होता है। क्या होता है? हॉर्स शू। लाइट जनरेटर है, छोटा जनरेटर है, हॉर्स शू मैग्नेट। अगर बहुत हेवी जनरेटर है तो हेवी जनरेटर में हम फील्ड मैग्नेट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम डायग्राम से आपको शो करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट। सेकेंड जो है जिसे कहते हैं आर्मेचर। जनरली ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इट इज द एन टर्न्स रेक्टेंगुलर कॉइल। एन टर्न्स, आर्मेचर क्या है? एन टर्न्स। कॉपर ज्यादा, कॉपर अच्छा होता है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से जब सस्ता बेचने के लिए अल्युमिनियम भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन जनरली कॉपर इज गुड। एन टर्न्स कॉपर रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल। अब इसमें, इस कॉइल में, दिस कॉइल इज laminated. This coil is laminated. क्यों लेमिनेट करते हैं? This coil is laminated with some material, plastic, whatsoever. So this coil is laminated to reduce eddy's current. To reduce एडीज करंट। पढ़ा होगा आपने एडीज करंट। एडीज करंट के साथ एनर्जी का बहुत लॉस होता है, तो इसको हम खत्म तो नहीं कर सकते, नेवर फिनिश एडीज करंट, बट रिड्यूस द एडीज करंट। अगर लेमिनेटेड हम कर देते हैं, द कॉइल इज लेमिनेटेड, तो हमारा एडीज करंट रिड्यूस हो जाता है। एक और चीज होता है इस कॉइल में, वो क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर मतलब जो कॉइल होता है, इस कॉइल में हम एडिशनल दो चीजें लगाते हैं। लेमिनेट करते हैं। उसका लेमिनेट का मतलब, मकसद क्या होता है लेमिनेट का? अगर हम लेमिनेट करते हैं तो हमारा एडीज करंट रिड्यूस होता है। अगर सॉफ्ट आयरन को इस्तेमाल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो सॉफ्ट आयरन को क्या करता है? प्रोड्यूसेस a strong magnetic field, produce a strong magnetic field. अब थर्ड क्या है? स्लिप रिंग्स। consist of metals of, मैं एक्सप्लेन करूंगा वर्किंग में इसको। फोर्थ, कार्बन ब्रशेस, जनरली ग्रेफाइट का बना होता है। और पांचवा जो है टरबाइन। टरबाइन क्या करता है कि टरबाइन प्रोवाइड्स मैकेनिकल एनर्जी।
टरबाइन क्या करता है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल एनर्जी, टरबाइन से मिलता है। तो टरबाइन चलाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर हम विंड मिल से जनरेट करते हैं, विंड एनर्जी से, तो वहां पे जो मैकेनिकल एनर्जी जो टरबाइन को जो एनर्जी देता है, टरबाइन कैसे चलता है? विंड से। अगर हम विंड एनर्जी की बात करें, अगर विंड एनर्जी से हम जनरेट करते हैं तो वहां पे टरबाइन विंड से मूव करता है। क्लियर टू यू? अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है तो बड़े बड़े डैम से जो पानी निकलता है बहुत तेज, वो तेज जो टरबाइन को घुमाता है, और उसको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। अगर हम न्यूक्लियर की बात करें, कोल की बात करें, दोनों केस में पानी गर्म होता है, स्टीम बनता है, और स्टीम से टरबाइन घूमता है, और टरबाइन से घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी डायनेमो को घुमाता है। ये पूरे के पूरे सिस्टम को डायनेमो कहते हैं, और उस डायनेमो से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट इज द अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट इज द एसी। अब जरा देखिए, अब इन चीजों को हम डायग्राम से डिस्कस कर रहे हैं। अब जरा देखिए, एक वेरी मतलब जो डायग्राम है एक क्लियर आप समझ जाएंगे, लेकिन बहुत ही फैंटास्टिक जो होता है, एक जो डायग्राम होता है वो हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल क्लियर, बस ये कि आप समझ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही डायग्राम आपको एग्जाम में भी ड्रॉ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैग्नेट है, यहाँ पे देखिए, साउथ पोल, और ये हमारा नॉर्थ पोल। अब इसमें ये देखिए कॉइल है, एन टर्न है, हम एक ही टर्न आपको दिखा रहे हैं, और इसके अंदर एक एक्सिस पास हो रहा है। अब यहां ये जो है, यहां पे एक बड़ा सा रिंग है, और ये वायर इसके अंदर से निकल के जा रहा है यहाँ पे, और ये भी हमारा एक रिंग है, दो रिंग्स हैं। तो स्लिप रिंग्स S1 एंड S2 हमारे दो स्लिप रिंग्स हैं, और ये एक्सिस है X और Y, और यहाँ पे ये कार्बन ब्रश होता है, ये कार्बन ब्रश है यहाँ पे दोनों जगह, और यहाँ पे ये हमारा ये RL लोड रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर X Y, अब जरा समझिए, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट कुछ भी हो सकता है। हॉर्स शू मैग्नेट अगर हमारा जनरेटर डायनेमो लो कैपेसिटी का है, अगर हाई कैपेसिटी का हाई जनरेटर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस केस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, लेकिन दोनों में नॉर्थ साउथ पोल होता है। ये हमारा जो है ये आर्मेचर है, और आर्मेचर की क्या खास बात होती है कि एन टर्न्स होता है, जनरली कॉपर का बना होता है, एल्युमिनियम का बहुत ज्यादा आजकल यूज हो रहा है क्योंकि चीप है एल्युमिनियम, और इसके अंदर हम इसको लेमिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से एडीज करंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। एंड दूसरा, इसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं, जिसके वजह से जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है इसकी बढ़ जाती है। ठीक है ना, इसलिए कि परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, तो आपको मालूम है इससे बढ़ जाती है। ये दो स्लिप रिंग्स है जिससे जुड़े हुए, जब कॉइल घूमता है तो जो कॉइल घूमता है तो फिर एनर्जी किसको देगा? वो एनर्जी देता है कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 को। जो B1 जैसे गोल गोल घूमते हुए और कार्बन ब्रश को लगातार कंटिन्यूअस टच करता रहता है, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल, वो कार्बन ब्रशेस B1 B2 को देता है। और RL का मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। अब सवाल होता है कि लोड रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई भी डिवाइस
उस वक्त तक काम नहीं कर सकता जब तक उसमें रेजिस्टेंस नहीं हो, और उस रेजिस्टेंस की वजह से ही पावर की जरूरत पड़ती है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो पावर की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एसी है, फैन है, फ्रिज है, एवरीथिंग, तो सबके रेजिस्टेंस होते हैं। तो घर के अंदर जो डिवाइस चलते हैं उस डिवाइस को हमने एक रेजिस्टेंस से दिखाया, इसे बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। तो घर के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं और उनका जो रेजिस्टेंस है उनको हम लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो होप क्लियर है। अब ये जो एक्स वाई है इसको आप टरबाइन से घुमाइए, साइकिल में लगा होता है, साइकिल बहुत सारे बच्चे लगा लेते हैं, पीछे छोटा सा डायनेमो, साइकिल के पहिए से घूमता है। मींस किसी भी तरह से आपको इस आर्मेचर को दो मैग्नेट के बीच में घुमाना है, बस सिंपल सी फिलॉसफी है और साइंस है इसका जनरेटर का। दो मैग्नेट के बीच में एक कॉइल को घुमाइए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन घुमाने के लिए एनर्जी चाहिए, आप तो इस सामान घुमाएंगे नहीं, तो उसके लिए बड़े बड़े डैम बनते हैं, कोयला लेते हैं, कोल, पेट्रोल, जैसे भी हम डिस्कस करते हैं। किसी भी तरह से हमको मैकेनिकल काम करना है, उस मैकेनिकल से हमको इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करना है। अब देखते हैं कैसे इसका थ्योरी क्या है, कैसे वर्क होता है, कैसे काम करता है। अब जरा देखिए यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लिया फाई इक्वल टू एन बी ए n नंबर ऑफ टर्न्स, b मैग्नेटिक फील्ड, a एरिया और ओमेगा टी, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या होता है ओमेगा टी, एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि ये जो कॉइल है इसमें लगातार ऐसे घूम रहा है, ये कॉइल घूम रहा है ऐसे ऐसे से घूम रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें एक काम करते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, एन बी ए मेन तो cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, तो विद रेस्पेक्ट टू टी। अब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा एन साइन ओमेगा टी। अब डिफरेंशिएशन तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, ऑलरेडी आपको आना चाहिए, आता होगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब हमें क्या मालूम है, ई कितना होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो हमारा ई कितना हो जाएगा एन बी ए ओमेगा एन साइन ओमेगा टी। अब जरा देखिए आ गया ना। अब एक चीज देखिए, अगर हम ये कहें कि इफ साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1, तो कब होगा जब हमारा ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब यह है कि 1 साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू हमारा 1 होता है, और कितना होगा 90 डिग्री पे। तो हमें मैक्सिमम हमें ईएमएफ निकालना है, इसलिए कि बॉडी रोटेट कर रही है ना, तो हमारा जो ई है ये वोल्टेज इंस्टेंटेनियस है, कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है, इसलिए कि हमारा टरबाइन जो लगातार घूम रहा है तो हर एंगल पे इसकी वैल्यूज डिफरेंट होंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है पहले से अलग होगा क्योंकि ओमेगा टी मैक्सिमम है, और उस ओमेगा टी मैक्सिमम है तो कुछ हमने नाम रख दिया इसका मैक्सिमम, हमने कहा इसको ई मैक्सिमम, और समझाने के लिए रखा हमको ई नॉट। इसको बोलते हैं पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज मतलब मैक्सिमम जो हमारा वोल्टेज जो लगातार बढ़ रहा है, 0 से 0 पे क्या होगा सबसे कम होगा 0, तो 0 से लगातार वोल्टेज बढ़ते हुए 90 तक जा रहा है। अभी हम देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है। तो ई नोट, अब यहां पर इसको मैं थोड़ा हटाता हूं, डायग्राम की तो जरूरत है अभी हमें, ठीक है। अब यहां पे एन बी ए डब्ल्यू ई नॉट के बराबर है, तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब जो हमारा वोल्टेज है वो साइन थीटा के ग्राफ को फॉलो कर रहा है, ये साइनोसॉइडल ग्राफ है। उसी तरह से अगर हम ये कहें कि ई इक्वल टू आई आर, क्योंकि
वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पे क्या है, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर एंड साइन ओमेगा टी। ये ई नॉट अपॉन आर है, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट, और हमारा पीक वोल्टेज है तो करंट भी पीक करंट होगा, तो हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा। अब इसको देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है, आखिर हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होता है, कैसे ये हमारा एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अब देखिए हमारा यहाँ पे ये ग्राफ है, यहाँ पे V लीजिए, ये I लीजिए, जो भी हमने ले लिया, दोनों एक ग्राफ पे शो। चलिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे I हम करंट लेते हैं, ये हमारा टाइम है। अब अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू 0 करें तो हमारा I कितना हो जाएगा, 0, करंट 0 हो जाता है। अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2 करें, मतलब 90 डिग्री, तो इस केस में हमारा जो I है I नॉट हो जाएगा, मीन्स हमारा साइन 91। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ ऐसे बन गया। अब बात हम करते हैं यहाँ पे ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, सॉरी ओमेगा टी इक्वल टू पाई, मतलब 180 डिग्री। तो इस केस में हमारा I कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ 0 आ गया, इसलिए कि साइन 0, साइन 0 0, साइन 90 1, ठीक है ना, और यहाँ पे साइन 180 0। अब अगर हम यहाँ पे ओमेगा टी 3 पाई बाई 2 लें, मतलब दैट इज 270 डिग्री, तो इस केस में हमारा कितना हो जाएगा, हमारा I जो है I इक्वल टू माइनस आई नॉट, मतलब ग्राफ हमारा ऐसे नीचे आ गया, निगेटिव, क्योंकि साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, ऐसा कि साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है। और अगेन अगर हम लेते हैं साइन 2 पाई, तो इस 360 डिग्री, तो इस केस में हमारा फिर हो गया दैट इज 0, तो ग्राफ हमारा 0 हो गया। तो ये 0, ये t बाई 2, ये हमारा 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये पाई बाई 2, और ये 3 पाई बाई 2। तो ऐसे ग्राफ का जो है, जो करंट का मैग्नीट्यूड, बच्चे क्या समझते हैं कि हमारा करंट ऐसे चलता है अल्टरनेटिव, ऐसा नहीं है। करंट तो जो वायर का, जैसे वायर घूमेगा वैसे ट्रेन घूमेगा। जब ट्रेन चलती है, ट्रेन का डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, जैसे रेलवे ट्रैक चेंज होता है। तो ये क्या होता है कि करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, जो फ्लक्चुएट हो रहा है। हाँ, इसके बाद हाफ तक ये फ्लक्चुएशन है, यहाँ के बाद चेंज भी होता है डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम से आपको बताता हूं और समझ में आएगा इन अ नटशेल। जो ग्राफ I का है वो यहां लेते हैं हम, 1 2। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे हमारा I है, ठीक है, और हम डिफरेंट एंगल्स पे ले रहे हैं, ठीक है। जीरो, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, और ये एंगल है। चलिए यहाँ पे एंगल। अब करंट की बात है, यहाँ पे करंट
और यहाँ पे वोल्टेज। एक मिनट, करंट एंड वोल्टेज दोनों एक साथ होते हैं। अगर जीरो की बात करें तो करंट भी जीरो, वोल्टेज भी जीरो। यहाँ पे करंट आई नॉट, वोल्टेज वी नॉट। यहाँ पे पाई पर जीरो जीरो, यहाँ पे माइनस आई नॉट माइनस वी नॉट, यहाँ पे जीरो और जीरो। ऐसे हमारा वेरी करता है बिल्कुल एक साथ। अब इसको हम साइनोसॉइडल ग्राफ इसलिए कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे टी लेते हैं, ये टी और ये हमारा आई है या वी है, तो इसका ग्राफ हमारा ऐसे मूव कर रहा है। और अगर साइन थीटा की ग्राफ की बात करें, यहाँ पे अगर हम साइन थीटा ले लें इस एक्सिस पे, तो ये ग्राफ भी हमारा ऐसे चलता है, साइन थीटा का या थीटा लाइक दिस। एंड साइन थीटा कहां से कहां, +1 से लेके और -1 तक वेरी करता है। तो साइन थीटा +1 से -1 तक वेरी करता है। और ये हमारा क्या होता है, आई नॉट से माइनस आई नॉट तक या वी नॉट से माइनस वी नॉट तक। इसीलिए हम इसको साइनोसॉइडल ग्राफ कहते हैं। तो ये आपको क्लियर होगा। अब करंट की डायरेक्शन की बात है कि करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब जरा देखिए, इसके लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करेंगे। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको बता चुका हूं, ये मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा करंट। तो करंट का डायरेक्शन हम देखने जा रहे हैं। ये हमारा नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी। ये जो कॉइल है ये पॉइंट ये ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब ये पोर्शन अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है बेटा, ये कॉइल का ये पोर्शन अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये थंब है, यहां लगाएंगे, ये अंदर की तरफ जा रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये थंब इस पॉइंट पे, ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए, थंब का डायरेक्शन, थंब इनसाइड, कॉइल इनसाइड जा रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारा जो मिडिल फिंगर नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आने का मतलब ये हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन हो गया। अब एक सवाल उठता है कि क्या इसे हम दूसरे कॉइल पे भी कर सकते हैं, ये दो साइड से इस किनारे पे। तो अगर ये किनारा अगर ये अंदर जा रहा है, ये देखिए हमारा पाम, ये अंदर जा रहा है, ये अंदर वाला, तो ये बाहर निकल रहा है। तो ये जो पोर्शन है, ये दिस पोर्शन इट कम्स आउट, ये पोर्शन बाहर आ रहा है। अब यहां भी अप्लाई करके देखते हैं, इसमें ये थंब जो है ना बाहर आ रहा है और फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो देखिए ये जो है फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये फील्ड है जो जा रहा है इधर नॉर्थ टू साउथ, और थंब जो है ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये हमारा फिंगर ये ऊपर की तरफ है। तो देखिए वैसे भी एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी एंड को लेके, लेकिन हम इन दोनों टॉप को नहीं ले सकते, हम इन दोनों को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो होप आपको बहुत एक ब्रीफ में पूरा का पूरा प्रिंसिपल से लेके हमने समझा दिया, और आगे फिर किसी न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।